Good morning to all. Today we are starting with AS10 and it is property, plant and equipment. Prior to this, AS10 was fixed asset and AS6 was depreciation accounting. इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिलीट कर दिया गया है और उसकी जगह पे नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया है AS10 एंड विच इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. So we are starting AS10 and the name of this standard is property, plant and equipment. इसके पहले AS10 होता था फिक्स्ड एसेट्स एंड AS6 was depreciation accounting. हालांकि डेफिनेशन जो पहले फिक्स्ड एसेट की होती थी वही डेफिनेशन किसकी है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. यानी आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही क्या है? फिक्स्ड एसेट. लेकिन उनकी रिकॉग्निशन, उनकी ट्रीटमेंट, ये सब कुछ यहां पे डिफरेंटली बताई गई है. ठीक है, so this has been deleted. अब ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्यों आया है? ठीक है, बेसिकली जो इससे रिलेटेड IFRS है, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आवर इंड AS, इन दोनों में पहले से ही पता है क्या नाम है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसमें कोई फिक्स्ड एसेट नाम का कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है. इनमें पहले से ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम ही क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो क्या किया गया है? AS10 में भी रिवीजन किया गया और फिक्स्ड एसेट की जगह प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका नाम रखा गया और अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट IFRS और इंड AS में है वही यहां पे ट्रीटमेंट भी बताई गई है. तो लेट अस स्टार्ट. Objective of this accounting standard AS10. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment. Objective क्या है इसका? Number 1, treatment of property, plant and equipment so that the user of the financial statement, what is financial statement? Balance sheet, profit and loss account, these are financial statement. And who are the users of these financial statement? Anyone who has got a stake into the company. जिसमें किसी भी तरीके का, जिसके पास किसी भी तरीके का कंपनी में इंटरेस्ट है, एंटिटी में इंटरेस्ट है, वो क्या कहलाएगा? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, user of financial statement can be shareholder in the case of company, debenture holders of the company, can be creditors of the company, can even be debtors of the company, can be government. ठीक है, इन सभी को कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है. so that the user of the financial statement can make out information about, उनको इंफॉर्मेशन मिल सके किस चीज की? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सीखना है और दूसरी बात क्या सीखना है? इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है इसमें? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ट्रीटमेंट का मतलब है रिकॉग्निशन, वेदर वी शुड रिक्वायर अ पर्टिकुलर एक्सपेंस मेड. हमने कोई खर्चा किया है तो क्या हम उस खर्चे को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? और दूसरी बात क्या सीखेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कहलाएगा. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिटरमिन करने के लिए बहुत सारी बात सीखनी पड़ेगी. से फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उस पर कुछ टैक्सेस पे किए, कुछ फ्रेट भी लगा, तो कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाए? सभी को कंसिडर कर लेना चाहिए, कुछ इग्नोर कर देना चाहिए उसमें, तो दैट इज टू बी सीन. ठीक है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द ट्रीटमेंट. तो पहली बात कि हम लोग को पर्टिकुलर खर्चे को, एक पर्टिकुलर खर्चे को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसीडर करना है कि नहीं, ये सीखेंगे. और फिर अगर कंसीडर करना है तो कितना अमाउंट कंसीडर करना है, ये सीखेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में.
प्रिंसिपल इश्यूज, अब अगर ये सीखना है तो क्या क्या इश्यू है, इफ यू हैव टू लर्न दीज टू थिंग्स, तो क्या क्या इश्यू है उसके लिए। द प्रिंसिपल इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर द रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स, नंबर 1 रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट, दूसरी चीज हम लोग को सीखना होगा कैरिंग अमाउंट, and the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. तीसरी बात depreciation, चौथा impairment. तो अगर आपको ये दो बातें फुलफिल करनी है, ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, तो ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए? नंबर 1 रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंस हुआ है आपका, वेदर यू विल रिकॉग्नाइज इट एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉट। देन कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है अमाउंट विच विल अपीयर इन बैलेंस शीट, ठीक है, उसका क्या कैरिंग अमाउंट होगा, ठीक है। एंड पता है कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट निकलता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो घटा दीजिए, माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन घटाइए और क्या घटाइए साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, ठीक है। इंपेयरमेंट माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, ठीक है। ऑल्दो AS10 जो है हमारा वो इंपेयरमेंट से डील करता भी नहीं है, इंपेयरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। अब चाहें तो यहां लिख लें AS28, इट डील्स विथ इंपेयरमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंड AS इज इंड AS 36। अभी हम फिलहाल उस समय में हैं जहां पे AS और इंड AS दोनों पैरेलली चल रहा है, ठीक है। ICI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने AS तो बना ही रखा था, अब साथ ही साथ और क्या बना दिया है? इंड AS, ठीक है। इंड AS क्यों बनाया गया है? इंड AS बनाया गया है ताकि हमारी स्टैंडर्ड भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है IFRS उसकी तुलना में बराबर रहे। जैसा इंटरनेशनली सभी कंपनी क्या करती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती हैं, हम भी वैसी ही ट्रीटमेंट करें, इसके लिए क्या बनाया गया? इंड AS। और आज हम जिस समय में हैं उस समय क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्नओवर अगर ज्यादा है कंपनी का, एक सर्टेन अमाउंट से कंपनी की नेटवर्थ अगर ज्यादा है, तो ऐसे में उस कंपनी को क्या अप्लाई करना है? इंड AS। लेकिन अगर एक कंपनी एक सर्टेन स्पेसिफाइड टर्नओवर से कम है उनका टर्नओवर, और नेटवर्थ अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है, तो उनको क्या अप्लाई करना है? AS। बेसिकली हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में है। गवर्नमेंट कोई भी चीज जब नई इंट्रोड्यूस कराती है मार्केट में, तो पता है क्या करती है? पहले कुछ सेक्टर्स पे इंट्रोड्यूस करती है, मतलब अगर 100 लोग हैं तो सैंपल के तौर पे पहले 10 लोगों पे अप्लाई करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो क्या करेंगे? सभी पे अप्लाई कर देंगे। तो नया स्टैंडर्ड जो तैयार हुआ ICI के द्वारा, दैट इज इंड AS, बेसिकली गवर्नमेंट के कहने पे ही ये तैयार किया गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये सभी पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, गवर्नमेंट ने कहा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पहले उन पे क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो क्या करेंगे? फिर हम सब पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो बेसिकली वी आर इनटू द ट्रांजिशन फेज, हम उस फेज में है जहां पे एक सर्टेन समय के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे AS एबॉलिश हो चुका होगा और इंड AS आ चुका होगा, ठीक है। पता है ये जो स्टैंडर्ड में परिवर्तन किया गया है वो कैसे किया गया है? इन लाइन विथ इंड AS ओनली, ठीक है। इंड AS बहुत डिफरेंट था इस स्टैंडर्ड से, बहुत ज्यादा अंतर था, इसलिए इस स्टैंडर्ड को भी बदला गया, ठीक है। जिन स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनमें वो चेंजेस लाए भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इंड AS एप्लीकेबल है मार्केट में कि AS? मार्केट में दोनों ही चल रहा है, ठीक है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या लगा रही हैं? इंड AS, और छोटी कंपनियां क्या लगा रही हैं? AS। तो आज फिलहाल आपके पास जानकारी मार्केट के हिसाब से AS और इंड AS दोनों की होनी चाहिए, ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि हमारे कोर्सेज में जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो इंपेयरमेंट के लिए एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है, दैट इज AS 28, और इंड AS की बात करें तो इंड AS 36 विच डील्स विद इंपेयरमेंट की इंपेयरमेंट कब लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हालांकि इस स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिस्कशन इंपेयरमेंट का भी जरूर है, वो इसलिए है क्योंकि कैरिंग अमाउंट तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक आपको इंपेयरमेंट नहीं पता है, ठीक है। तो इंपेयरमेंट की बेसिकली कैलकुलेशन की बात कही गई है, इंपेयरमेंट कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। इंपेयरमेंट भी ऐसे समझ लीजिए डेप्रिसिएशन का भाई है, ठीक है। जिस तरीके से डेप्रिसिएशन एक एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, उसी तरीके से इंपेयरमेंट भी क्या करता है, एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन इंपेयरमेंट कब रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, कब चार्ज कर देना चाहिए, ये सारी बात कहां लिखी गई है, AS 28 में, ना कि AS 10 में, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू गो फॉर AS 28 राइट नाउ। अभी आप जो देख रहे हैं वो क्या है, AS 10, और यहां पे जितनी चर्चा, मतलब एक लिमिटेड चर्चा की गई है किसकी, इंपेयरमेंट की, ठीक है। डेफिनेशन, अब इस स्टैंडर्ड में कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, तो उन टर्म्स को पहले डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, कि उन टर्म्स का क्या मतलब है। नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड सी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर इनटेंजिबल, आर टेंजेबल आइटम्स। अंडरलाइन कीजिए वर्ड टेंजेबल आइटम्स। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, टेंजेबल आइटम्स है, मतलब इनटेंजेबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। तो जो इनटेंजेबल आइटम्स होते हैं उनकी डिस्कशन यहां पे इस स्टैंडर्ड में नहीं है, वो एक डिफरेंट स्टैंडर्ड में है, आप वहीं पे लिख लीजिए। इनटेंजेबल एसेट इज गवर्न्ड बाय AS 26। intangible asset is governed by AS 26. एग्जाम्पल लीजिए कुछ इंटेंजिबल एसेट के, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें किससे गवर्न होती हैं, AS 26 से, ना कि यहां से। Property, plant and equipment are tangible items that A are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes. Are held for use in the production. Underline कीजिए what production. कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो टेंजेबल आइटम है जो कहां यूज होता है, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में यूज होता है मतलब क्या है, मशीन, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या यूज होता है, मशीनरीज वगैरह, वो सब कह रहा है कि देखिए आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। और सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, सारे डिलीवरी वैन्स, ये सब भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। फॉर रेंटल टू अदर्स, अगर आप दूसरे को किराए पे देने के लिए यूज करते हो, ठीक है। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, अगर वो ऑफिस में यूज होता है, जैसे ऑफिस के फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस में रखा हुआ कंप्यूटर, ये सब भी क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड बी पॉइंट, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने से अधिक इस्तेमाल हो जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो फिर से रिपीट करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो एसेट होती है जो प्रोडक्शन में यूज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है, तीसरी बात रेंटल्स के लिए यूज होती है, चौथी बात एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यूज होती है। लेकिन एक खास बात जो इन चारों बातों के लिए अप्लाई होती है कि ये सभी एसेट यूज होनी चाहिए कम से कम 12 महीने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट मोर देन 12 मंथ्स ये यूज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिना आंसर देखिए इसे आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन 1, एन एंटिटी एक्वायर्ड अ लाइसेंस टू ऑपरेट अ टैक्सी इन अ मेजर सिटी, उसे टैक्सी ऑपरेट करने का मेजर सिटी में लाइसेंस मिल गया है। Will license be classified as an item of property, plant and equipment? जल्दी बोलिए। No, this will not be considered as property, plant and equipment. Why? Because license is an intangible asset. ठीक है, an intangible asset is governed by AS 26. यही आंसर है इसका। The taxi license is not an item of property, plant and equipment. It is an intangible asset. Number 2, cost. अब ये डेफिनेशन हम लोग क्यों देख रहे हैं, जब आगे स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वो हमें बताएगा कि देखिए कैरिंग अमाउंट निकालना है तो आपको कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाना होगा, उसमें से इंपेयरमेंट घटाना होगा। तो जो जो टर्म यूज होंगे आगे उन सभी टर्म को यहां पे डिफाइन किया गया है। तो व्हाट इज दिस कॉस्ट,
Cost is the amount of cash or cash equivalent paid or the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction, or where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognized in accordance with the specific requirement of other accounting standard. कहता है कि कॉस्ट क्या होता है, इज द कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट हैज बीन पेड टू एक्वायर एन एसेट. आप कैश या फिर कोई दूसरी चीज, ठीक है, नॉन कैश कंसिडरेशन जो आपने पे किया है किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो क्या है, उसकी कॉस्ट है. लेकिन सिर्फ यही नहीं, द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट. अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हम पूरी एंटिटी को एज इट इज एक्वायर कर लेते हैं. हमने एक पूरी एंटिटी को एक्वायर कर लिया फॉर ₹5 करोड़, ठीक है. दिस हैपेंस इन द केस ऑफ अमलगमेशन, ठीक है, कि हमने क्या किया, एक कंपनी को अमलगमेट कर लिया और परचेज कंसिडरेशन हमने क्या पे की, ऑन द बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है. तो हमने ढेर सारे एसेट, इनफैक्ट द एंटायर कंपनी एक्वायर कर लिया फॉर ₹5 करोड़, ठीक है. तो क्या इंडिविजुअल एसेट की यहां पे कीमत लगाई गई है? नहीं. लैंड की कितनी कीमत, बिल्डिंग की कितनी कीमत, बाकी जो मशीनरीज हमने लिया उसकी कितनी कीमत लगाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो यहां पे क्या होता है कि हम एलोकेट करते हैं कि अगर हमने 5 करोड़ रुपए में इतनी सारी चीजें ली हैं तो चलो एलोकेट कर देते हैं बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, कि लैंड की कीमत क्या लगाई हमने, बिल्डिंग की कीमत क्या लगाई. तो कह रहा है ये जो आप एलोकेशन करते हो इसे भी हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट ही मान लेंगे. आई बात समझ में? तो कहता है कि अगर आप कैश पे करके लाते हो या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज दे के लाते हो तब तो वही उसकी कॉस्ट है. और अगर आपने कैश या कैश के इक्विवेलेंट देने की बजाय क्या किया, अमाउंट एट्रीब्यूट किया है, मतलब 10 चीजें एक साथ खरीद लिए, हमने कहा ये फर्नीचर, ये मशीनरी, ये बिल्डिंग सब दे दो, 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है. तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रही थी कि नहीं? बिल्कुल चल रही थी. हमने कुछ ना कुछ तो एलोकेशन किया होगा कि फर्नीचर की क्या कीमत लगा रहे हैं, बिल्डिंग की क्या कीमत लगा रहे हैं. तो कह रहा है वही एट्रीब्यूटेशन कर दीजिए, आप वही एलोकेशन कर दीजिए जो आपने पेमेंट की है, और वो उसकी एसेट की क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी. तो हम अब उस पे एट्रीब्यूट कर देंगे कि सपोज आई हैव एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर ₹1 करोड़, 2 करोड़ रुपए टोटल दिए थे, उसमें से बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए है, फर्नीचर की कीमत कितनी है, 10 लाख रुपए है. तो ये एलोकेशन ही आने वाली एसेट की कॉस्ट कहलाएगी. डेप्रीशिएशन. Depreciation is the systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciation क्या होता है? Allocation of depreciable amount over its useful life. And what is this depreciable amount? बता पाएंगे depreciable amount किसे कहते हैं? No, cost of asset is not the depreciable amount. कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू. कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है. दिस इज डेप्रिशिएबल. और यही हिस्सा हम क्या कर देते हैं, हम इसे एलोकेट कर देते हैं, एलोकेटेड ओवर useful life of asset. अगली डेफिनेशन देखिए डेप्रिशिएबल अमाउंट की है. डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट. डेप्रिशिएबल अमाउंट की डेफिनेशन देखिए, इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट. अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट क्यों बोल रहा है? कह रहा है कॉस्ट रख दीजिए या फिर अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट. क्योंकि कभी कभी जो आप एसेट एक्वायर कर रहे हो उसके लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट आपने पे ही नहीं किया है, आपने तो लमसम कंसिडरेशन पे किया था फॉर सो मेनी एसेट्स, और आपने अमाउंट क्या किया था एग्जैक्टली, एट्रीब्यूट. तो इसीलिए बोल रहा है कॉस्ट या फिर कॉस्ट की जगह पे आपने जो भी अमाउंट रखा है, ठीक है, माइनस कर दीजिए उसमें से. डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है. फिफ्थ, कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट मतलब अमाउंट विच विल अपीयर इन बैलेंस शीट.
is the amount at which the asset is recognized after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. The cost of the asset minus accumulated depreciation minus accumulated impairment, इसे क्या कहा जाता है? Carrying amount. Useful life, depreciable amount जो होता है वो हम allocate करते हैं ओवर useful life. तो अब हमें जानना होगा कि what is this useful life. Useful life is the period over which an asset is expected to be available for use by an enterprise. Underline कीजिए word expected to be available. Useful life is always an estimate. आप हमेशा अंदाज लगाते हो कि एक मशीन कितनी चलेगी, ठीक है? एक पर्टिकुलर मशीन हमने भी एक्वायर की और आपने भी एक्वायर की. ऐसा पॉसिबल है कि मेरे हिसाब से उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है जबकि आपके हिसाब से उसकी यूजफुल लाइफ 7 साल है. तो आप उसे 7 साल पे डेप्रिशिएट करते हैं और हम उसे कितने पे डेप्रिशिएट करते हैं? 5 साल पे, ठीक है? तो यूजफुल लाइफ क्या होता है? पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटरप्राइज. यूजफुल लाइफ दूसरी बात बी द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय एन एंटरप्राइज. कह रहे यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं, ठीक है? मतलब यूजफुल लाइफ बोलने के 2 तरीके. इनफैक्ट एक मशीन 5 साल चलेगी, दूसरा मशीन 5 लाख यूनिट बनाएगी, ठीक है? फिर से रिपीट करते हैं, ए और बी में क्या लिखा गया है? यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर विच, तो पीरियड कैसे बोला जाता है? 5 साल चलेगी, 8 साल चलेगी. यूजफुल लाइफ क्या होता है? और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड. तो हम लाइफ ऑफ मशीन और कैसे कह सकते हैं? 5 लाख यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स. ये भी क्या है? यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन. इनफैक्ट एक बात अभी बता देते हैं आपको, डेप्रिसिएशन मेथड्स. जब हम ये बात बोल देंगे तो शायद आपको यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी. AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आगे चल के आपको डेप्रिसिएशन के मेथड भी बताएगा कि कौन कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम यूज कर सकते हैं. तो उसमें बात आएगी WDV मेथड, नंबर 2 SLM मेथड, नंबर 3 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. ठीक है? डेप्रिसिएशन लगाने की ये 3 मेथड परमिटेड हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. WDV और SLM आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास यूजफुल लाइफ पता है किसमें है? पीरियड्स. और यूजफुल लाइफ अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट है, 5 लाख यूनिट ये मशीन बना पाएगी, तो पता है डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. ठीक है? तो ये आगे चल के चर्चा होगी, अभी बोल देना जरूरी था ताकि आप समझ पाए कि यूजफुल लाइफ की 2 डेफिनेशन क्यों है. यूजफुल लाइफ इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट, टोटल प्रोडक्शन यूनिट, इतना माल टोटल बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. As part of their remuneration package, an entity provides each senior manager with the private use of a luxury motor vehicle of the manager's choice. कह रहे रेमुनेशन पैकेज का पार्ट होता है कंपनी में, जितने भी सीनियर मैनेजर हैं उनसे पूछा जाता है कि कौन सी लग्जरी कार आपको पसंद है बताइए, वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी. ठीक है? The executive motor vehicles are replaced every 2 years irrespective of usage. और 2 साल के बाद उनसे कार रिप्लेस करवा दी जाती है, मतलब पुरानी कार कंपनी वापस ले लेती है और नई कार फिर दे देती है. रिपीट करें अब तक का क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी अपने सीनियर मैनेजर से पूछती है आपको कौन सी कार पसंद है, जो लग्जरी कार वो पसंद करता है उसे दे दी जाती है, और 2 साल बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजेस
मतलब वो 2 साल में कितना चलाया, क्या चलाया, उसकी हालत क्या, इससे मतलब नहीं है। 2 साल बाद कंपनी क्या करती है, फिर से उसको नई कार दे देती है, पुरानी कार उससे ले लेती है। The entity sells and replaces its luxury motor vehicles fleet every 2 years when the vehicles are expected to be economically usable by one or more user for at least another 3 years। कह रहा है एंटिटी जो कार वापस लेती है अपने मैनेजर से, वो मार्केट में बेच देती है 2 साल बाद। हालांकि अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली वो अभी 3 साल और यूज हो सकता है, सिंस यूज हो सकता है तभी तो मार्केट में बिक जा रही है, ठीक है। तो अपने मैनेजर से 2 साल बाद वापस लिया, उनको नई कार पकड़ा दी और वो कार मार्केट में बेच दी जो और भी 3 साल के लिए चल सकती है। डिटरमिन यूजफुल लाइफ ओवर विच व्हीकल टू बी डेप्रिशिएटेड बाय कंपनी। कंपनी क्या साल पे व्हीकल को डेप्रिशिएट करेगी? व्हीकल क्या साल चलती है? चलती तो 5 साल है, लेकिन एंटिटी क्या साल चलाती है? 2 साल। तो डेप्रिसिएशन क्या साल पे लगना चाहिए, 2 साल या 5 साल? 2 साल पे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू सी इज द यूसेज बाय द एंटिटी इटसेल्फ, ठीक है। एंटिटी उसे कितने साल के लिए इस्तेमाल करती है। आंसर देखिएगा, द यूजफुल लाइफ ऑफ द व्हीकल इज, कितना लिखें? 2 इयर्स। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है वो पीरियड जिसपे एंटिटी क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। Useful life of the vehicle is 2 years. The fact that the vehicle could be operated for 5 years. vehicle 5 साल चलती है, इस बात से हमको मतलब नहीं है, हमारे लिए यूजफुल लाइफ 2 ही साल है, क्योंकि हम 2 साल इस्तेमाल करते हैं उसका। The fact that the vehicle could be operated for 5 years is not relevant to the assessment of their useful life. Useful life is the period over which vehicles are expected to be available for use by the entity. ठीक है, अंडरलाइन कीजिए वर्ड by the entity. That is 2 years. क्वेश्चन 3 आंसर कीजिए। क्वेश्चन 3, एन एंटिटी डज नॉट सर्विस इट्स इक्विपमेंट रेगुलरली। An entity does not service its equipment regularly. With regular servicing, the equipment would be available for use for 5 years. कह रहा है एक एंटिटी अपनी इक्विपमेंट को रेगुलरली सर्विस नहीं करती है। अगर रेगुलर सर्विस किया जाए तो इक्विपमेंट कितना चलेगा, 5 साल, लेकिन कंपनी करती नहीं है। However, the expected equipment servicing pattern is expected to render the equipment unusable in 3 years. कहता है जिस हिसाब की ये लोग सर्विसिंग कर रहे हैं इक्विपमेंट की, उस हिसाब से देखा जाए तो 3 साल बाद ये अनयूजेबल हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहेगा। फिर से रिपीट करते हैं, एक कंपनी ने इक्विपमेंट परचेज कर रखा है जिसकी अगर कायदे से अच्छे से सर्विसिंग की जाए तो वो 5 साल चलेगी, लेकिन जिस प्रकार की सर्विसिंग ये लोग कर रहे हैं उससे 3 साल के बाद उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसा लगता नहीं है। डिटरमिन द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट ओवर विच इट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय एंटिटी। क्या साल पे डेप्रिशिएट करें, 3 साल। द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 3 years. That is the period over which the equipment is expected to be available for use by the entity, taking account of expected level of servicing. The fact that regular servicing would extend the life of equipment to 5 years is irrelevant when the entity does not expect to undertake regular servicing. तो 5 साल वाली लाइफ हमारे लिए बेकार है क्योंकि कंपनी रेगुलर सर्विसिंग करती ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, an impairment loss is the amount by which carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. impairment loss क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि हालांकि impairment loss का एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पे भी छोटी सी चर्चा उसकी की गई है। और वो चर्चा की क्यों गई है, क्यों की गई यहां पे impairment loss की चर्चा, जबकि इसका एक अलग स्टैंडर्ड है? क्यों की गई? कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए आपको कॉस्ट में से 2 चीजें घटानी होती है, एक तो होता है डिप्रिसिएशन और दूसरा होता है इम्पेयरमेंट, ठीक है।